Good morning, everyone. Let us wait for 1 more minute for the others to join, okay? मम्मी Okay, so yesterday we were studying theories for capital structure. I hope I am audible to everyone. So we were to start with the capital structure theories from today. We have studied about all the related terminologies until yesterday. Then these are the terminologies which we generally use in capital structure, like what is total market value of debt, what is total market of equity, or maybe this can be the cost of equity or cost of debt also. KTKS net income, NOI is net operating income, NI is net income and all that. ये हम सब कल पढ़ चुके थे ऑलरेडी. उसके बाद हम assumptions पढ़ चुके थे कि क्या assumptions हैं जो हम capital structure theories की को हम assume करके चल रहे हैं कि ये सब applicable होगा, तब theories को हम अप्लाई कर रहे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट assumption यही था कि हमारे पास दो ही सोर्स ऑफ फंड्स हैं, इक्विटी एंड डेट. इन्हीं दोनों से हमने कैपिटल रेज करना है. जो भी हमको कैपिटल स्ट्रक्चर करना है अपना, हम कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर को का मतलब उसको कंस्टिट्यूट करने के लिए रिटेन अर्निंग्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. जो भी हमारी अर्निंग्स बच जाएंगी आफ्टर इंटरेस्ट टैक्सेस, जो भी हमें पे करना है एक्सपेंसेस, उसके बाद जो भी अर्निंग्स बच रही हैं हम उन अर्निंग्स में से कुछ भी रिटेन नहीं करेंगे. And we will be distributing the complete earnings as the dividend to the equity shareholders. तो रिटेन अर्निंग्स भी हमारे पास नहीं है ऐसा एक ऑप्शन जिसके थ्रू हम अपना कैपिटल को
रेज कर सकेंगे. सो इन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ओनली इक्विटी एंड डेट, इन दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हम स्टडी करेंगे कि कौन सी कॉस्ट ज़्यादा है, किस में कौन सी कॉस्ट कम पड़ रही है, या तो इक्विटी की होगी वो या डेट की होगी. लीवरेज क्या है, लीवरेज रेशियोज क्या है, डिग्री ऑफ लीवरेजेस क्या है, ये सब कुछ हम पहले ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं. तो ये अब उनको थोड़ा सा इजी होगा समझने में. WACC वॉज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट यूनिट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने कंबाइंड कॉस्ट निकाला था फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. इंडिविजुअली निकालने के बाद फिर उनका वेटेज करने के बाद फिर उनको कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने एवरेज करके निकाला था वो WACC होता है. नाउ वी विल स्टडी दैट नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है. सो फर्स्ट, नेट इनकम अप्रोच फॉर कैपिटल थ्योरीज वाज डेवलप्ड बेसिकली बाय डेविड ड्यूरेंट इन 1952. तो काफ़ी पुरानी है ये भी, 52 में इसको हमने डेवलप किया. एंड तब से वी आर ट्राइंग टू imply it or maybe use it for our companies in order to have the best capital structure for our company so that it gives us the maximum returns. या आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा हो, हम वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सके. तो लेट्स सी दैट व्हाट नेट इनकम अप्रोच says. The cost of debt and the cost of equity capital remains unchanged. इस अप्रोच में ये पूछे कहती है कि दोनों की कॉस्ट जो है, डेट की भी और इक्विटी की भी, वो अनचेंज होती है. व्हेन द लीवरेज रेशियो वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ WACC डिक्लाइंस एज द लीवरेज रेशियो इंक्रीजेस. अगर लीवरेज रेशियो जो हमारी है, डिग्री ऑफ लीवरेज जो है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड या कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हमारे हैं, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स है, जो भी हमारी कॉस्ट है, अगर वो ऊपर ज़्यादा होती है, यानी कि कम हो रही है या बढ़ रही है, चेंज हो रही है, वेरी हो रही है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, WACC डिक्लाइन कर जाता है. ठीक है. नेट इनकम अप्रोच प्रपोजेस दैट देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ फर्म. अब NI अप्रोच सेज कि हमारा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ज़रूर एक रिलेशनशिप है ही कैपिटल स्ट्रक्चर से और वैल्यू ऑफ फर्म से. आगे जो हम अप्रोचेस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, या कुछ अप्रोचेस कह रही हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इससे नहीं इम्पैक्ट पड़ रहा वैल्यू ऑफ द फर्म पे. वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है कि एक कंपनी में कितने एसेट्स, कितना सब कुछ, उसका एक्चुअल वैल्यू एज ऑन डेट क्या है, फिजिकल उसके जो भी एसेट्स हैं वो उसमें से सारा लेस करके जो भी उसके लॉसेस हैं या लाइबिलिटीज़ हैं या जो भी कहीं से फंड्स रेस किया जो हमें वापस करना है, कोई भी लोन है, ऐसा कुछ भी चीज़, वो सब लेस करने के बाद एक कंपनी का वैल्यू बनता है. वैल्यू ऑफ द फर्म कंपनी का ज़्यादा तब भी होता है जब उसका EPS शेयर ज़्यादा होता है, मार्केट में उसका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होता है, वो वैल्यू ऑफ फर्म होता है. मैंने शायद आपको कल की क्लास में वैल्यू ऑफ फर्म बताया था कि जनरली वैल्यूएशन फर्म्स अपनी कंपनी का करती रहती हैं क्योंकि वो ये जानना चाहती हैं कि हमारी क्या वैल्यू है. फॉर एग्जांपल, वी एज अ ह्यूमन बीइंग वुड आल्सो वांट, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ एक पैकेज मिलता है, वो पैकेज एक तरह से फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारा वैल्यू है, because somebody is able to hire us for that value, for that money, and able to use our skills and pay us to that. So in the similar fashion, value of the firm is also important. Every company would want to know that what exactly is their cost, उनका एक्चुअल में वैल्यू मार्केट में क्या है. सपोज आज अगर कोई कंपनी अपने आप को उसको चाहती है कि ठीक है अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, एंड वी वुड वांट समबडी एल्स टू एक्चुअली बाय आवर बिजनेस, या हमारी कंपनी को कोई बाय करे, ऑल्दो नोबडी वांट्स दैट, हर कोई काम करना चाहता है आगे. तो उस टाइम पे कि अगर हमें अपनी कंपनी को बाय करना चाहिए, करने के लिए कोई पर्सन मिले जो हमें हम सेल कर दें जिसको, तो वो हमें हमारी कंपनी का क्या वैल्यू देगा. हम चाहेंगे ऑब्वियसली हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले. सो दैट वैल्यू ऑफ फर्म is this particular process, that value of firm is dependent, and it has got a direct relationship or different relationship with the capital structure. Capital structure से इसका relationship इसलिए भी है, ये अप्रोच मानती भी है और इसलिए भी है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर किसी कंपनी में बोलते हैं ना कि क्या, सबसे पहले होता है कि तुम्हारी कंपनी, कोई भी किसी भी कंपनी के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे टर्नओवर कितना है, कंपनी का टर्नओवर कितना है. टर्नओवर इज ऑल्सो रिलेटेड टू बोथ दीज टर्म्स, वैल्यू ऑफ द फर्म से भी
रिलेटेड है वो, और कैपिटल स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है। कैपिटल स्ट्रक्चर ही एक्चुअली वो फंड है, या वो कैपिटल बेसिकली वो फंड है जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में लगाया हुआ है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर डूइंग ऑल द पॉसिबल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इसीलिए उसका रिलेशनशिप है वैल्यू ऑफ फर्म पे। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल होगा, आइडियल होगा का मतलब जो हमें कॉस्ट रेस की, जो हमने कैपिटल रेस की हुई है मार्केट से, अगर वो मिनिमल कॉस्ट पे है, मिनिमल कॉस्ट, तो वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल है। जितनी हमारी कॉस्ट कम होगी कैपिटल स्ट्रक्चर की, उतना ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अर्निंग ज़्यादा होंगी। अर्निंग ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली हमारा वैल्यू जो है कंपनी का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ेंगी, ब्रांड वैल्यू भी मार्केट में बढ़ेगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो हम अपने पास जो भी हमारे पास नॉट ओनली शेयर होल्डर्स बट हमारे अपने एम्प्लॉयज़ जो भी, एवरीबडी वुड बी हैप्पी एंड दे वुड बी प्रमोटिंग द कंपनी विद इन दी मार्केट, और हमारी ब्रांड वैल्यू भी बनती रहेगी। हमने देखा होगा वी जनरली पे ह्यूज प्राइसेस फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। कितने सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा, जो कि हम चीपर प्रोडक्ट से भी ऑलमोस्ट वही काम लेते हैं, लेकिन हम ब्रांड की वजह से कि ये ब्रांड का प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका बहुत बहुत हाई प्राइस भी देते हैं। देर आर प्रोडक्ट्स यू वुड नॉट बिलीव इन द मार्केट हु वुड चार्ज यू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ जस्ट फॉर वन यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हमें सपोज कोई एक हैंड बैग भी लेना है, so handbag is available in the market right from 400 500 rupees to 15 to 20 lakhs rupees per unit। 5 lakhs 10 lakhs रुपीज़ के भी हैंड बैग्स अवेलेबल है मार्केट में। एलवी हो गया, गुचीज हो गया, सो दीज आर दी, क्या देते हैं वो बैग ही तो होगा ना एक, अदरवाइज भी उसका भी कुछ लाइफ तो होगा ही। 2 years नॉर्मली बैग आपको लाइफ, सपोज एक प्रोडक्ट 1 की दे रहा है तो वो 2 की दे देंगे आपको, ज़्यादा 3 की दे देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो हम उतना हाई प्राइस क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि उनकी फर्म का वैल्यू बहुत हाई है, उनके ब्रांड की वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है, नेट इनकम प्रोसेस के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेशनशिप है। कैपिटल स्ट्रक्चर द फर्म इन्फ्लुएंसेस इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड दस इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये मोर और लेस ये सेम पॉइंट हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बेसिकली, कैपिटल स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है? कैपिटल स्ट्रक्चर से एक बार तो हमारे पास कैपिटल आ गया, पैसा आ गया, लेकिन उसके ऊपर वो हमें अपने पास रखने के लिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें उसके लिए पैसा देना कितना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर वो ज़्यादा है हमारा WACC, तो ऑब्वियसली हम लॉस की तरफ हैं ज़्यादा। हमें रखना है कि WACC हमारा जितना लीस्ट पर हम मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, हमें वो करना चाहिए टाइम टू टाइम। और अगर एज अ फाइनेंस मैनेजर हमारी एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन एनी केस किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमने अगर हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अपना कैपिटल रेज किया है, तो चेक करते रहना क्या हम फ्लेक्सिबल हैं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को अभी चेंज कर सकते हैं आज के टाइम में, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। कुछ ऐसा कंपोनेंट है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जिसको हम रीपे कर दें, और कहीं किसी चीपर सोर्स से हम वो उतना कैपिटल कहीं और से रेस कर लें। That is what the flexibility is, so that our value of firm can be increased, our cost of capital will be decreased, and the value of the firm can be increased. एंड आई ऑल्सो एज्यूम्स नेट इनकम अप्रोच जो है ये भी अप्रोच एज्यूम करती है दैट अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन डेट डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ होल WACC तो इम्पैक्ट कर रही है वैल्यू ऑफ द फर्म पे, बट अगर हम ज़्यादा बार बार डेट कैपिटल से अपना रेस किए जा रहे हैं कैपिटल, जब भी हमें रिक्वायर्ड है या हमारा डेट इंक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, डेट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, राइट? डिबेंचर होल्डर्स लाइबिलिटी है हमारी। तो अगर वो कंटिन्यूस इंक्रीज भी हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स कौन हो गए? डिबेंचर होल्डर्स भी इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्टर्स हैं। तो ये अप्रोच एक ये भी एजम्पशन कर रहा है कि हम चाहे कितना भी डेट को इंक्रीज करते जाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें कैपिटल रेज करना है तो, लेकिन ये माइंड में, लोगों के, इन्वेस्टर्स के माइंड में रिस्क उतना नहीं लाता है। उनको लगता है कि ठीक है, इट इज़ सेफर टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉलोइंग द कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी NI।
KD is cost of debt, KE we can say cost of equity capital. मतलब इसको आप चाहें तो टर्म्स को कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बट नीचे कहीं आप स्मॉल उसमें आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने केडी की जगह कुछ और अगर लिया तो उसको आप क्या टर्म कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट को आप क्या टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप क्या टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन यू कैन यूज़ इट. इट्स बेटर नॉट टू यूज़ टर्मिनोलॉजीज बट राइट दी होल वर्ड ओनली. जैसे कि केडी की जगह आप कॉस्ट ऑफ डेट ही लिख दीजिए, के ई की जगह कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही लिख दीजिए. So, because of this risk factor, कि अगर हम NI approach assumes that continuous increase in debt would not affect the risk perception of the investors, इसीलिए KD और KE ऑलमोस्ट सेम है. हम किसी से भी करें, हम रेज करें कैपिटल, चाहे KE से करें या KD से करें, रिस्क फैक्टर तो क्योंकि नहीं है तो इट इज मोर और लेस सेम. कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. KD विल ऑलवेज बी लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये बोल रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट जो है हमारा वो एक फिक्स रेट पे हम रेज करेंगे. कैपिटल हम डेट डिवेंचर्स अगर कर रहे हैं तो हम एक डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको शुरू में ही बता देते हैं, और टाइम भी कि इतने टाइम के लिए हम रेज कर रहे हैं, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर, वट एवर, से एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट पर एनम, वो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया. तो ये तो हमें कॉस्ट पता है डेट की. अब फिर भी कॉस्ट ऑफ डेट हम कह रहे हैं कि इट विल बी लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं नेट इनकम अप्रोच में कि हमारी अर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी, और जितनी ज़्यादा अर्निंग्स होंगी उतना ज़्यादा डिविडेंड हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को देना. कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि हमारी ज़्यादा होगी, या EPS हमारा ज़्यादा होगा, या हमें इक्विटी को डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा. जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट में पहले भी पढ़ा था कि सेल्स में से हमने सारी अपनी कॉस्ट लेस की, फिर FD और वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो हमें EBIT मिल गया. EBIT में से हमने फिर आगे अपनी फर्दर डिबेंचर्स और टैक्सेस का, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट और टैक्सेस को लेस किया तो हमें EPS मिला था. उसके बाद जो भी अर्निंग्स बच गई वो सारा कुछ हमने इक्विटी को ही दे दिया था, अगर हमें कुछ रिटेन भी नहीं करना. और इस असम्पशन में या कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज में हमने ऑलरेडी अज्यूम कराई है कि हमारे पास कोई रिटर्न अर्निंग नहीं होगा, हम सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को. सो दैट इज़ वाई कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास डिफाइन तो है नहीं, अर्निंग ज़्यादा होंगी तो कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो जाएगी. सो कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास इससे हमारे पास सेफर ऑप्शन है कि हम उसको फिक्स रेट पर करें और अर्निंग्स को बेसिकली हम एज अ प्रॉफिट कहीं और पर यूज़ करें. WACC decreases as the leverage increases. Cost of capital decrease होगा जैसे ही हमारा degree of leverage जो है वो increase हो रहा है. जैसे हम अपना leverage was anything which we are using as the technique to increase our profits. तो WACC का मतलब हुआ cost of capital, total cost of capital, weighted average cost of capital. वो जितना कम होगा उतना हमारा leverage increase होगा. और इसमें हम ये assume करें corporate income tax does not exist. Taxes do not exist basically. अच्छा, as per this approach, a higher use of debt capital will result in reduction of the WACC. जैसे हमने पिछले पॉइंट में अभी पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो ज़्यादा सेफर है हमें लगाना देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट हमारा कम है, इसमें इक्विटी से कम है. तो हायर यूज ऑफ डेट कैपिटल विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द WACC. रिडक्शन का मतलब कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम है, जितना ज़्यादा हम डेट कैपिटल में लगा रहे हैं. हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हमने एग्जाम्पशंस में पहले ही पढ़ लिया है कि हमारे पास या तो डेट है या इक्विटी है. तो हम अब इस अप्रोच में कह रहे हैं कि डेट अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, डेट कैपिटल, तो हमारा कॉस्ट ऑफ टोटल जो है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगा, और उसके एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, द वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड. तो वैल्यू फर्म बढ़ाने का एक अच्छा एक तरीका है कि इक्विटी में NI जो कहता है, इक्विटी में थोड़ा हम कम लगाएं पैसा, इक्विटी से कैपिटल हम रेज कम करें, और डेट में हम ज़्यादा रेज करें डेट से, सो दैट फिक्स्ड हमारा एक इंटरेस्ट पे रेज हो जाए कैपिटल, और हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म कुड बी इंक्रीज्ड. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ द फर्म कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड लाइक अर्निंग्स. जो हमारी टोटल अर्निंग्स हो गई हैं ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग्स, वो नॉट द सेल्स बट आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, ऑल द कॉस्ट एंड एवरीथिंग विच वी रिकवर. अर्निंग्स बेसिकली जो हमने टोटल अर्निंग्स किया उसमें से हमें अपनी कॉस्ट भी निकालनी है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, वो सब निकालने के बाद जो हमारी अर्निंग्स बच गई हैं
उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म टू सर्टेन एक्सटेंट हम निकाल पाएंगे कि वो क्या है। Earnings which is EBIT being constant and WACC is reduced, the value of the firm will always increase। देखिए EBIT अदरवाइज तो वैसे कांस्टेंट नहीं होता, जनरली, क्योंकि अर्निंग्स जो है इस साल में अगर कुछ हमने अर्न किया है तो नेक्स्ट ईयर हम ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही अर्न करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारी नेट अर्निंग्स जो है नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा हो, कुछ भी ऐसा प्लान करेंगे हम किसी भी लिवरेज अप्रोच को फॉलो करके कि क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सी ऐसी बेटर अप्रोच लेके आ सकते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ को कितना ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। बट कांस्टेंट तो नहीं होता, बट अगर अर्निंग्स हमारी कांस्टेंट हैं तो नेक्स्ट में वी अज्यूम दिस एंड WACC इज रिड्यूस्ड, अर्निंग्स हमारी बराबर हैं जितनी हमने की थी और हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो गया, तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल ऑलवेज इंक्रीज। समझिए दो चीज़, अर्निंग सपोज करिए पिछले साल हमने 10 करोड़ रुपया अर्न किया था, इस साल भी हम 10 करोड़ रुपया अर्न कर रहे हैं, तो EBIT बीइंग कांस्टेंट हो गया सिचुएशन, अर्निंग्स बीइंग कांस्टेंट। लेकिन WACC पिछले साल हमारा 10 करोड़ में से जो हमने फिक्स कॉस्ट वगैरह लेस करने के बाद WACC जो लेस किया था, सपोज वो 10 लाख था या 10 करोड़ में से सपोज WACC 1 करोड़ था और इस साल WACC हमारा रिड्यूस हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा वैल्यू बढ़ गया ना। 1 करोड़ में से पिछली बार हमने 10 करोड़ में से हमने 1 करोड़ निकाल दिया एज WACC, इस साल हमने 1 करोड़ की जगह वो और रिड्यूस हो गया, तो हमारा जो बैलेंस बच गया WACC को रिड्यूस करके वो हमेशा, इसलिए हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म वो इंक्रीज हुआ। तो दो सिचुएशन है, या तो हम अर्निंग्स बढ़ा लें, कांस्टेंट ना रखें, अर्निंग्स बढ़ा लें और WACC को कांस्टेंट रखें, या फिर हमारा अर्निंग्स को अगर हमारी कांस्टेंट हो रही है कि पिछले साल की बराबर ही रहेंगी, इस साल नहीं कोई अर्निंग बढ़ेगी, तो फिर हम किसी तरह से WACC को रिड्यूस करने की कोशिश करें सो दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म एटलीस्ट कैन बी इंक्रीज्ड दिस ईयर then last year, or maybe in the comparison of the last year it will be increased only then. Thus, as per the NI approach, a firm will have the maximum value at a point where WACC is minimum. नेट इनकम अप्रोच ये कह रहा है कि ये डेट कैपिटल को क्योंकि इसने प्रमोट किया है, इक्विटी कैपिटल को प्रमोट नहीं किया, तो इट इज़ एडवाइजिंग अ फर्म, net income approach is advising the firm to raise the capital through debt and not equity। और अगर हम ऐसा करते हैं, डेट से अपना कैपिटल रेज करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी पड़ रही है, जो कि हमने रेज किया कैपिटल मार्केट से या जो डिप्लॉय किया हुआ अपने बिजनेस में, अगर वो मिनिमम है, WACC हमारा मिनिमम है, तो ऑब्वियसली हमारा जो वैल्यू है वो हाई रहेगा, मैक्सिमम रहेगा वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड या फिर हमारी अर्निंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ द फर्म अर्निंग्स को डिवाइड करा WACC से, तो डिनोमिनेटर में जितना कम अमाउंट होगा, WACC जितना कम होगा उतना ही वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो ज़्यादा आएगा अमाउंट। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि अगर या तो हमारी अर्निंग्स अगर बराबर हैं किसी भी ईयर में तो हम WACC को कम कर लें या अर्निंग्स को ही बढ़ा लें हम, सो दैट अगर अर्निंग्स बढ़ती हैं तो भी हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा अगर WACC सेम रहता है, अदरवाइज हम WACC को रिड्यूस करने का ही सोचें। और वो कैसे हो सकता है, वो डेट कैपिटल को रेज करने से हो सकता है। ठीक है, व्हेन द फर्म, लास्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द फर्म इज ऑलमोस्ट डेट फाइनेंस्ड। डेट फाइनेंस मतलब जो भी फाइनेंस किया हुआ है हमने कैपिटल को डिफरेंट कंपोनेंट से, जो हमारे पास दो ही हैं इस अप्रोच के हिसाब से, डेट और इक्विटी, उसमें अगर हमने डेट से फाइनेंस किया तो देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। इसी को अगर हमने देखा, जो हमने पढ़ा है अभी, इसी को अगर हम ग्राफ में देख लें, KE KO एंड KD, KO इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ लीजिए, KD इज कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें कॉस्ट ऑफ डेट, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट विल ऑलवेज रिमेन सेम, cost of debt will remain same because फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट पे या किसी पे वो रेज होती है तो उसका कॉस्ट सेम रहेगा, और टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी रिड्यूस होगी अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा रेज कर पा रहे हैं तो।
जितना हम ज़्यादा, देखिए जितना हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट की तरफ, उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग मैनर में जा रहा है। कॉस्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है वाई एक्सिस पे, एक्सिस पे हमने डेट लिया है। जितना डेट बढ़ रहा है उतना के ओ नीचे कम आता जा रहा है। ठीक है, के ओ पहले ऊपर था, फिर वो बाहर नीचे जा रहा है। मिडिल वाला के ओ जो कर्व है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स इट इज कमिंग और इट इज रिड्यूसिंग। The moment the debt is increasing, the cost is decreasing. Danish, what are you texting in the group? Can you hear me, Danish? Danish, can I get a reply from you? You have least participation in the class, Danish. Value of the firm will decrease, will increase this way. The curve will be upward sloping. Next approach is net operating income, NOI. NOI approach basically. Wait a moment, please excuse me. Okay, so net operating approach is this is the next or the second theory of the capital structure which we are studying. Net operating income approach is the exact opposite of the NI. हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने वहाँ पे assume किया था या जो हमने वहाँ पर हमें NI approach ने बताया था, नेट ऑपरेटिंग इनकम में हम थोड़ा सा ऑपोजिट पढ़ेंगे इस अप्रोच के कि NOI हमें कुछ और बताती है. Now, as per the NOI approach, the value of the firm is not dependent upon its capital structure. बहुत क्लियर हो गया. ऑपोजिट इसलिए हो गया क्योंकि पिछली वाली अप्रोच हमको बता दी थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेट रिलेशनशिप है वैल्यू ऑफ फर्म पे, और NOI हमको कह रही है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. Give me a minute, somebody's texting. Okay, so नेट ऑपरेटिंग इनकम सेज दैट, ये आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि एनआई अप्रोच सेज दैट द वैल्यू द फर्म इज डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर और इट हैज अ डेफिनेट रिलेशनशिप विद द कैपिटल स्ट्रक्चर, सो देन इट कैन बी ट्रू फॉर यस नो व्हाटएवर ऑप्शन यू गिव. So
तो NOI, or maybe if it comes as a question that NOI approach, the value of the firm is not dependent upon its capital structure, then this statement would be true. You have to just see that what NI says, what NOI says, and all that. So now the assumptions for this particular approach is that WACC is always constant. WACC हमेशा कांस्टेंट है. जैसे उसमें हमने क्या बोला था कि अर्निंग्स हमारी कांस्टेंट है, और अगर हम WACC को कम कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ रहा है. यहाँ पे assumption है कि WACC हमारा कांस्टेंट ही रह रहा है हमेशा, यानी कि जो कैपिटल हम ऑलरेडी रेज कर चुके हैं, या इवन अगर हम कुछ और भी रेज करेंगे तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. And it depends on the business risk. WACC is depending upon the business risk as per this approach. इसका क्या मतलब हुआ कि WACC it depends on the business risk. बिजनेस रिस्क लेके ही कॉस्ट अपना जो कैपिटल है वो रेस करता है, कि कल को फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या रहेगा, जो उसने पैसा लिया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर रहेगी, कितना प्रॉफिट अर्न होगा, नहीं होगा, बट उसको जो जो कॉस्ट जो देनी पड़ेगी कैपिटल की जो रेज हो चुका है आज, वो तो हमें उतना तो देना ही पड़ेगा. सो इट इज़ अ रिस्क. एंड WACC इट, वी आर सेइंग दैट इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये अप्रोच में, लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं. इट कैन इंक्रीज ऑल्सो, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो. सो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिस्क. वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड कर रहा है हमारा वैल्यू ऑफ फर्म, एंड नॉट ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर completely. That is WACC only and not the capital structure. Value of the firm is calculated using the overall cost of capital, that is WACC. कॉस्ट ऑफ डेट इज कांस्टेंट. कॉस्ट ऑफ डेट भी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है. एनओआई देखिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम है जो हमें, नेट ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जो इनकम में जो इनकम जैसे हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स्ड एंड ऑपरेटिंग, इनको लेस करके जो हमारी इनकम आती है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है. ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ यही होती हैं जिनमें कि हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ वही होती है जिनमें कि कॉस्टिंग, जिसमें कि रिलेटेड टू ऑपरेशनल कुछ भी कॉस्ट लगा होता है. नेट ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम का मैं आपको मीनिंग शुरू में बताना भूल गई. मैं आपको अगर बताने से ईजिली समझ आता है. ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली वही चीज़ होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिस जहाँ पर कि हमारा बिजनेस रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी हो रही है और उससे रिलेटेड कुछ भी अगर कॉस्टिंग में खर्चा आ रहा है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी. उनको लेस करने के बाद जो हमारी इनकम आती है वो ऑपरेटिंग इनकम हो जाती है. अब हम कॉस्ट ऑफ डेट भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, ये अज्यूम कर रहे हैं. और कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट इस पे भी, यानी कि टैक्सेस नहीं है. तो एक तो हमारा कॉस्ट मेन क्या हो गया, इंटरेस्ट ही हो गया. EBIT में से हमें इंटरेस्ट लेस करना है जो हमारा फिक्स्ड है. और WACC भी हमारा इसीलिए इसमें फिक्स्ड है. और इस WACC इज ऑलवेज कांस्टेंट हियर. कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज कांस्टेंट हियर. देयर आर नो इनकम टैक्स टू बी पेड. Then it is very easy to calculate the value of the firm or the earnings basically we have. एंड मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं.
सो नेट ऑपरेटिंग इनकम प्रोपोजिशंस कुछ हैं जो हम अभी पढ़ लेते हैं. द यूज ऑफ हाई डेट कंपोनेंट. देखिए डेट कैपिटल जो है ना वो बोरोइंग कैपिटल होती है हमारी. बोरोइंग कैपिटल को हम अगर अगर हमें पूछे कि व्हाट इज द बोरोइंग कैपिटल तो हम उसको डेट कैपिटल, डेट फाइनेंस, ये सारी चीजें जो भी डिवेंचर्स से रिलेटेड है वो हो जाती हैं. बोरोइंग, बोरो का मतलब उधार लेना. इक्विटी जो है दूसरी तरफ वो होती है हमारी ओन्ड कैपिटल, जिसको हम ओन कैपिटल भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उनको हम एक तरीके से अपना अदरवाइज ओनर्स बना रहे हैं कंपनी में. बिकॉज दे हैव द good role to play, they have the role to take decisions somehow in the organization. Also they are also allowed to sorry, they are also allowed to participate in the annual general meetings of the company also at times. So borrowed capital या owned capital. अब यहाँ पे डेट कंपोनेंट के बारे में बात करें तो हमने बोरोइंग लिख दिया है. द यूज ऑफ हायर डेट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स समझ आ गया. डिबेंचर कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर्स की नहीं होती. शेयर होल्डर्स की कैपिटल इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है. बट हमने यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में पढ़ा है कि हमें इक्विटी ही शेयर कैपिटल है हमारे पास या डेट है. तो अब जब हमने डेट कैपिटल हम लिख रहे हैं कि यूज ऑफ हायर डेट कंपोनेंट बोरोइंग, यानी कि अगर हम डेट से ज़्यादा कर रहे हैं ये कैपिटल रेज डेट से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो इंक्रीज कर रहा है क्या, द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स. रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स मतलब जितना ज़्यादा हायर हमने डेट से रेज कर लिया कैपिटल और इक्विटी शेयर से बहुत कम किया तो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो सारा हमारा अर्निंग्स का पार्ट जो बाद में बचेगा वो चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन डेट डिबेंचर्स पे. क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से हम ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट लेस करते हैं. टैक्सेस हमारे पास यहाँ पे है नहीं क्योंकि हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस अज्यूम करा कि नहीं है. जनरली कॉर्पोरेट टैक्सेस अज्यूम इसलिए भी करा है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रूल्स होते हैं. ये कुछ थेरीज हैं किसी और कंट्री के किसी एक्सपर्ट ने दे दी, कहीं किसी और कंट्री के किसी और एक्सपर्ट ने दे दी, तो वो अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से चलते हैं. तो उन्होंने ये लिख दिया कि कॉर्पोरेट टैक्सेस वहाँ पर शायद नहीं होता होगा यहाँ पे, लेकिन हमारी कंट्री में होते हैं. सो अगर हम एनओआई अप्रोच कर रहे हैं तो अगर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि डेट से हम ज़्यादा कैपिटल रेज कर रहे हैं, नॉट एज्यूम बट अगर हम रेज भी कर रहे हैं तो वो रिस्क शेयर होल्डर्स का ज़्यादा बढ़ा रहा है. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास तो फिक्स इनकम नहीं है और अर्निंग्स अगर सारी चली जाएगी, सारी चली जाती है अगर इन एनी केस डेट के इंटरेस्ट को पे करने में, तो फिर शेयर होल्डर्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा. या अगर बहुत ज़्यादा चली जाती है और थोड़ा बहुत बचता भी है तो फिर उनके लिए रिस्क है ये कि उनकी जो इनकम है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो कम हो जाएगी. So the use of the higher debt component in the capital structure increases the risk of the shareholders. यहाँ कैपिटल बढ़ रही है और शेयर होल्डर्स का अपना रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि उनको डिविडेंड कम मिलने वाला है. ज़्यादातर जो अर्निंग्स का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो डेट होल्डर्स के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि ज़्यादा इनसे कैपिटल रेज्ड है. Increase in shareholders risk causes the equity capitalization rate of increase, that is higher cost of higher cost of equity. Then now अब जब higher cost of equity, the higher cost of equity nullifies the advantages gained due to the cheaper cost of debt. देखो हमने डेट ज़्यादा कंपोनेंट अगर रखा तो उसने इंक्रीज किया शेयर होल्डर्स का रिस्क. शेयर होल्डर्स के रिस्क ने हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको दिया बिकॉज ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन. अब जैसे ही हमारा हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया उसने हमारा जो एडवांटेज था जो हमने लिया था कि हमने चीपर कॉस्ट पे डेट लिया है वो नलीफाई कर दिया. In other words, finance mix is irrelevant and does not affect the value of the firm. तो यानी कि हम ज़्यादा कैपिटल जो है डेट से लें या इक्विटी से लें या किसी भी फाइनेंस मिक्स से लें, ये पर्टिकुलर थ्योरी कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म को नहीं करता. ठीक है. सो अंटिल दिस वी हैव कवर्ड टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करती हूँ, कल से कवर करती हूँ आपका अदर 2 थेरीज बची हैं जो हम होपफुली कल कंप्लीट कर लेंगे इस वीक में. मैं आपको कल इवनिंग तक नेक्स्ट असाइनमेंट दे दूंगी विच विल बी द थर्ड असाइनमेंट. यू विल गेट अ वीक्स टाइम टू गिव इट एंड गिव इट टू मी. Any questions, anything to share apart from the lecture, apart from your college curriculum life, you can always connect with me.
Thank you so much for your time, everyone, and we'll connect tomorrow. Bye bye.